नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। टाटा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन आज। कांके के कदमा में बने रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का विधिवत शुभारंभ शुक्रवार यानी कि आज 12 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। 400 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल के शुरू होने से झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज मिलेगा। कैंसर रोगियों को टीएमएच मुंबई के अलावा महानगरों के कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाना होगा। वर्तमान में झारखंड के कैंसर रोगियों का इलाज रिम्स में होता है। पलामू के छात्र नेता विदेशी पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत। गुरुवार को पलामू के छात्र राजनीतिक में पेट रखने वाले मेदिनीनगर के छात्र नेता विदेशी पांडे की मौत रोहतास जिले के सासाराम में सड़क दुर्घटना में हो गई। उनके साथ गाड़ी चालक राहुल पासवान की मौत की भी सूचना है। छात्र नेता की मौत से पलामू में शोक की लहर है। बिहार के ट्रक चालक और खलासी की गुमला में हुई मौत। गुमला थाना के झारखंड डिपा के समीप ट्रक ने पेड़ को टक्कर मार दिया, जिससे ट्रक चालक औरंगाबाद निवासी बबलू कुमार 24 वर्ष और खलासी मुकेश कुमार 21 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गाड़ी की रफ्तार अधिक थी। पेड़ से टकराते ही ट्रक पलट गई। पुलिस को सूचना मिलने पर दोनों शवों को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआई देवदत्त कुमार ने बताया कि राउरकेला से ट्रक में जीआई लोहे का पाइप लेकर ट्रक पटना जा रहा था, तभी चालक को झपकी आने से ट्रक सीधा पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ट्रक पलट गया। जीआई पाइप पीछे से चालक केबिन को फाड़ते हुए दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एसआई ने बताया कि मृतक के परिजन गुरुवार की दोपहर गुमला पहुंचे, जहां दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर अपने साथ बिहार ले गए। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को पर्यटन बिहार की दी सौगात, कहा रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रामगढ़ के पेतरातू लेक रिसोर्ट परिसर में नवनिर्मित पर्यटन बिहार यानी कि वीआईपी गेस्ट हाउस राज्यवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस पहल से पर्यटन के मानचित्र पर झारखंड को एक अलग पहचान मिलेगी। कहा कि झारखंड को प्रकृति ने कई खूबसूरत सौगातें दी है। इस राज्य को खनिज संपदा के लिए तो जाना ही जाता है। इसके अलावा यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, मनोरम और मनमोहक वादियां और धार्मिक स्थल भी आकर्षण का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के पर्यटक स्थल और भी खूबसूरत हों, यहाँ सैलानियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिले, देश दुनिया के सैलानियों का यह आकर्षण का केंद्र बने। इसे ध्यान में रखकर सरकार द्वारा सभी पर्यटक स्थलों के विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा भी जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि यह पर्यटक स्थल आपकी संपत्ति है। आप यहाँ पिकनिक मनाएं, घूमें फिरें और मनोरंजन करें, लेकिन इसे किसी भी सूरत में नुकसान ना पहुंचाएं। इसे प्रदूषित ना करें। पूरे परिसर की साफ सफाई का ध्यान रखें। सरकार किसी भी पर्यटन स्थल के आधारभूत संरचना को मजबूती दे सकती है, लेकिन इसे चलाना और सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक पर्यटक स्थल के रूप में पेतरातू डैम की एक अलग छवि बन रही है। यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। इससे एक तरफ आसपास के क्षेत्रों का विकास भी होगा, वहीं रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि आपकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत भी है। कहा कि लोगों की सहभागिता के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। डैम एरिया का नहीं हो अतिक्रमण, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम ने कहा कि पेतरातू डैम कैचमेंट एरिया का सीमांकन किया जाएगा ताकि इसका अतिक्रमण नहीं हो और इसे सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डैम परिसर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। जल्द मिलेंगे रोपवे की सौगात, हफीजुल हसन ने कहा। राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने पेतरातू डैम परिसर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले सैलानियों के लिए जल्द ही रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पेतरातू और नेतरहाट के लिए भी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। वहीं पेतरातू डैम में वाटर एक्टिविटी तथा वाटर स्पोर्ट्स भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। 12 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 7 करोड़ 10 लाख रुपए की 2 योजनाओं का उद्घाटन और 5 करोड़ 82 लाख रुपए की 4 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा समारोह में पर्यटन निदेशालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, राज्य समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा, विधायक अंबा प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, पर्यटन निदेशक अंजलि यादव एवं रामगढ़ के उपायुक्त और
पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के इचाहतू गांव में आईडी विस्फोट, सीआरपीएफ जवान घायल, एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोयलकेरा थाना क्षेत्र के इचाहतू गांव के पास गुरुवार की दोपहर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 60 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। तत्काल उसे इलाज के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। आप सबको बता दूं कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। कुछ जवान सायताबा कैंप से बाइक पर सवार होकर इचाहतू गांव पहुंचे थे। इसी दौरान एक बाइक जमीन के नीचे लगाए गए आईडी की जद में आ गया। बाइक पर 2 जवान सवार थे। इनमें से 60 बटालियन के कांस्टेबल CS मनी इस विस्फोट में घायल हो गए। वहीं बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद घायल जवान को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल जवान को आसनतलिया हेलीपैड से एयरलिफ्ट करके रांची भेज दिया गया। हजारीबाग में स्पेशल ब्रांच के एक जवान को लगी गोली। हजारीबाग में स्पेशल ब्रांच के एक जवान बाल गोविंद को गोली लगी है। गोली बाएं पैर के नीचे लगी। जानकारी मिलते ही तत्काल उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक ऑपरेशन कर गोली को बाहर निकाला गया। वहीं जवान की स्थिति में सुधार है। जवान की हालत खतरे से बाहर है। आप सबको बता दूं कि हजारीबाग में राज्यपाल CP राधाकृष्णन के आने से पहले एक बड़ी घटना घट गई। राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम शुरू होने से पहले सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे स्पेशल ब्रांच की टीम के जवान को गोली लगी। राज्यपाल के सुरक्षा कर्मी से हुई मिस फायरिंग से स्पेशल ब्रांच के जवान बाल गोविंद के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही जवान बाल गोविंद गिर गया। आनंद फानन में उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली को बाहर निकाला। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर है। झारखंड में इस दिन से शुरू हो जाएगी गर्मी की छुट्टी। झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। झारखंड के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए झारखंड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 12 मई से शुरू होने जा रहा है, जो 9 जून तक रहेगी। वहीं कई स्कूलों ने तो गर्मी की छुट्टी की डेट भी घोषित कर दिए हैं। कई स्कूलों में तो 12 मई से ही छुट्टी घोषित की जाएगी, तो कुछ स्कूलों में 13 या 14 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की जाएगी। राज्य में 15 मई से लगभग सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि इससे पहले जो है झारखंड के सभी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश 21 मई से 10 जून 2023 तक की घोषणा की गई थी, जो कि अब बदल गया है। 13 और 14 मई को रिम्स में हृदय रोगियों के लिए लगेगा कैंप। जांच के लिए धनबाद में जारी है रजिस्ट्रेशन। अगर आप धनबाद में रहते हैं और हृदय रोग से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप सबको बता दो कि झारखंड सरकार की योजना के तहत वैसे लोग जो राशन कार्ड धारी हैं और हृदय रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए रिम्स में 13 एवं 14 मई को कैंप लगेगा। हृदय रोग से ग्रसित बच्चे, वयस्क एवं बुजुर्ग इस कैंप में आकर अपना जांच करा सकते हैं। इसके लिए जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन जारी है। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल में ग्रामीणों ने 70 हाथियों को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल के वन क्षेत्र में किया प्रवेश। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बरसोल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे लधन बनी के जंगलों में वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम और ग्रामीणों ने 70 हाथियों को खदेड़ा। हाथियों के खदेड़े जाने से बंगाल सीमा के वन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वहीं बाकी के हाथी लधबनी के आसपास जंगलों में अभी भी है। चाकुलिया वन क्षेत्र के प्रभावी वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों 70 हाथियों को बांसकटिया होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश करा दिया गया है। बाकी हाथियों को भी खदेड़ने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कहा कि पश्चिम बंगाल से इस सीमा में जंगली हाथियों को खदेड़े गए हैं। गुमला के सभी प्रखंडों में 16 मई से लगेगा शिविर। कृषि और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। गुमला जिला में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की टीम रणनीति बनाकर कार्य कर रही है। इसके तहत 16 और 17 मई को जिला अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाया जाएगा। सदर प्रखंड गुमला में 3 स्थान प्रखंड मुख्यालय, टोटो पंचायत मुख्यालय और कोटाम पंचायत मुख्यालय में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में किसानों को KCC लोन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति से वंचित स्कूली बच्चों के आधार कार्ड, बैंक खाता संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।
जाएगा। 16 और 17 मई के शिविर का लाभ नहीं उठा पाने वाले लोगों के लिए वही शिविर फिर से 29 और 30 मई को लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी डीसी सुशांत गौरव ने गुरुवार को समाहरणालय भवन सभागार में पत्रकारों को दी। वहीं आप सबको बता दो कि डीसी ने कहा कि खरीफ मौसम नजदीक है। इस मौसम में जिले का हर किसान अपने अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करते हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास पूंजी का अभाव रहता है, जिस कारण वे अपने खेतों में समुचित खेती नहीं कर पाते। शिविर का उद्देश्य ऐसे किसानों को केसीसी से लोन मुहैया कराना है ताकि वे लोन लेने के बाद समय पर बीज, खाद अथवा कृषि संबंधित अन्य चीजें लेकर समय पर खेती शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि गुमला कृषि प्रधान जिला है तो हमारा दायित्व बनता है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित कृषि संबंधित योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करें। वहीं कृषि ऋण माफी योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक गुमला जिले के लगभग 12,000 किसानों का ऋण माफी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक लगभग और 8,000 किसानों का ऋण माफी किया जाना बाकी है। इन किसानों का ऋण माफी ई-केवाईसी के अभाव में नहीं हो पाया है। इन 8,000 किसानों में लगभग 2,000 किसान फर्जी हैं। इसके बाद भी लगभग 6,000 किसानों का ऋण माफी किया जाना बाकी है। शिविर के माध्यम से ऐसे किसानों का ई-केवाईसी भी किया जाएगा ताकि उनका भी ऋण माफी किया जा सके और वे दोबारा ऋण लेकर कृषि कार्य कर सके। झारखंड में मोचा का कितना रहेगा असर, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोचा का असर दिखेगा या नहीं, इस पर मौसम विभाग रांची की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। अभी उत्तर भारत में जोर शोर से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किस राज्य में कैसा प्रभाव रहेगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से प्रभावी रहने वाले इस चक्रवाती तूफान मोचा का असर झारखंड में नहीं दिखने वाला है। रांची स्थित मौसम केंद्र की माने तो अगले 4 से 5 दिन में झारखंड के मौसम में कोई खासा अंतर नहीं आने वाला है। हालांकि मौसम केंद्र की ओर से इस तूफान से संबंधित सलाह भी दी गई है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। साथ ही कहा गया है कि बंगाल में इस तूफान के आने से लोगों को 12 मई से सावधान रहने की जरूरत है। समुद्र तट के करीब भी जाने से सख्त मनाही की गई है। वहीं ओडिशा में भी इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं आईएमडी ने कहा कि 12 मई को यह मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कोलकाता में निदेशक जी.के. दास ने एक बयान में कहा, गहरे दबाव का क्षेत्र कुछ समय के लिए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शाम में इसी क्षेत्र में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके बाद इसके धीरे धीरे 13 मई तक कमजोर होने की संभावना है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।